तो नए महीने के सबसे पहले दिन के करंट अफेयर्स, 1 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में एससीओ कहते हैं, इसके बारे में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया इसका 2016 में मेंबर बना था। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब 2016 में इंडिया, इसके साथ एक मेंबर और बना था, वो था पाकिस्तान। ये ऑर्गेनाइजेशन उससे पहले से एग्जिस्ट कर रही है, 2001 से शुरू हुई है। हम 2016 में हमने इसे ज्वाइन किया था। शंघाई कोऑपरेशन एक तरह से आपकी एशिया की कोऑपरेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसकी कोऑपरेशन इसमें क्या क्या है कि जैसे एंटी टेररिज्म में, फिर इकोनॉमी में, पॉलिटी में एक दूसरे का साथ देने की और एक कॉमन फोरम बनाने की इसके थ्रू कोशिश है। तो इसमें मेंबर्स कौन कौन है, क्वेश्चन आपको आ सकता है। शंघाई, जो पहली बात तो जो नाम है, ये चाइना का एक शहर है। ठीक है, जहां पे ये शुरू हुई थी। तो चाइना इसका मेंबर है, यहाँ लिखा हुआ है चाइना। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे ओरिजिनल मेंबर थे जिन्होंने शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद इन्हें स्टार्टिंग में शंघाई 5 भी कहते थे, उज्बेकिस्तान को छोड़ के ये 5। ठीक है, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान ने, मतलब इसके 2 एडिशनल मेंबर्स इन सबके अलावा इंडिया और पाकिस्तान भी हैं। वो भी यहाँ पे अगर नहीं लिखा तो लिख लेना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब टोटल 8 मेंबर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ के। ठीक है, 2017 में हम फुल मेंबर्स बन गए। एक्चुअली ज्वाइन हमने 2016 में किया था। 1 साल लगता है फुल मेंबर बनने के लिए। जब तुम साइन कर लोगे एग्रीमेंट, 1 साल बाद जाकर तुम्हें मेंबरशिप मिलती है। 2016 में साइन किया था, 2017 में हम मेंबर बन गए थे। ठीक है, तो हेड ऑफ द स्टेट्स जितने भी होते हैं, हर देश का जो हेड होता है, वो इसके सुप्रीम डिसीजन मेकिंग काउंसिल का मेंबर है। देखो, एससीओ आज तक अपने आप में कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट नहीं करवा पाया। ना हमारा कोई टेररिज्म को लेके एग्रीमेंट है, ना इकोनॉमी को लेके है, ना ट्रेड को लेके है। तो अभी ये सिर्फ एक तरह से टॉक शॉप है। ठीक है, तो मतलब सारे लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, कोई भी फिक्स ऑन द ग्राउंड काम नहीं हो पाया अभी तक। तो वो अभी तक लैकिंग है। ठीक है, इनमें से समुद्र से सिर्फ चाइना, रशिया और इंडिया टच करते हैं, बाकी सारे लैंडलॉक्ड हैं। अब उम्मीद का मुझे क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सी कंट्रीज समुद्र को टच करती हैं। तो चाइना, रशिया, इंडिया और पाकिस्तान। बाकी ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, एक मिनट तो बाकी ये जो कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारी इन कंट्रीज को कहते हैं ये लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड का क्या मतलब होता है? लैंड लॉक्ड का मतलब होता है कि किसी भी साइड से जिस कंट्री को समुंदर नहीं लगता। जैसे हमारे नेबरहुड में बात करें, जैसे कि नेपाल है, नेपाल लैंड लॉक्ड है। नेपाल की एक साइड पे इंडिया है और दूसरी साइड पे चाइना है। तो दोनों साइड पे जमीन है ना, बीच में देश फंसा हुआ है, ऐसे देशों को कहते हैं ये लैंड लॉक्ड है। जिन्हें समुद्र लग जाता है वो लैंड लॉक्ड नहीं रहते, उन्हें तो बिकॉज सी पोर्ट सब कुछ मिल जाएगा। तो चाइना, रशिया, इंडिया और पाकिस्तान 4 कंट्रीज है जिन्हें समुद्र लगता है। ये सारी कंट्रीज बाकी जितनी हैं, इन्हें सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी कहते हैं, क्योंकि एशिया के ये बीचों बीच में पड़ते हैं। सर ओनली ओशियन नहीं लगता या कोई भी सी नहीं लगता? ओशन, ओपन ओशन लगने चाहिए। जैसे मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कैस्पियन सी टच कर रहा है उसे, वो भी लैंड नहीं है। कैस्पियन सी भी लग रहा है तब भी तुम लैंड लॉक्ड हो। ठीक है, तुम्हें प्रॉपर ओशन लगना चाहिए, ओपन ओपन सी या ओपन ओशंस। सी तो बंद भी हो सकते हैं, जैसे कैस्पियन का एग्जांपल दिया, एरल सी है, वो भी बंद है। वो नहीं, जो ओपन ओशंस और सीज है।
वो लगने चाहिए अगर तुम्हें अपने आप को लैंडलॉक से आजाद करवाना है। नहीं तो नेवी नूवी किसी भी चीज का फायदा क्या हुआ? वो तो एक तरह से यही लगा लो एक बड़ी सी लेक है जिसके अंदर वो घूम रही है, ठीक है, ओपन सी में तो फिर नहीं जा पा रही। तो फिर तुम अपनी नेवी को कभी भी ग्रीन वाटर या ब्लू वाटर नेवी नहीं बना पाओगे। इसी से ही एक, जिन्होंने पहले से जो करंट अफेयर्स लगा रहे हैं उन्हें पता है, जॉब लगाना जिन्होंने शुरू किया है उन्हें भी पता चल जाएगा ये होता क्या है। ब्लू वाटर नेवी और दूसरा ग्रीन वाटर नेवी, ये होती क्या है? और इंडिया की नेवी कौन सी है? पहले तो होती क्या है, फिर इंडिया की कौन सी है? सर ग्रीन वाटर नेवी इंडिया की है। हाँ ब्लू वाटर नेवी होता है सर जिस नेवी का पूरे ओवरऑल ओशियंस के ऊपर कंट्रोल कर सकती है वो या करती है, जैसे अमेरिका सर। बिल्कुल। देखो ब्लू वाटर नेवी क्या होता है? ब्लू वाटर नेवी ऐसी नेवी होती है जो अपनी प्रेजेंस दुनिया भर में महसूस करवा सके, ठीक है, जैसे कि यूएसए है। अब अमेरिका क्या है, अमेरिका की इतनी बड़ी नेवी है, वो पूरे दुनिया के ओशन में फैली हुई है और एक्चुअली वो कहीं पे भी अपनी प्रेजेंस फील करवा सकती है इमीडिएटली। मतलब अमेरिका का मानना जाता है कि अगर अमेरिका को अपना पहला अटैक भी लॉन्च करना है तो विद इन 4 आवर्स पहला अटैक लॉन्च कर सकती है दुनिया में कहीं पे भी। और ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उसकी नेवी हर जगह है। नेवी अटैक शुरू कर देगी जब तक बाकी की फोर्सेस रेडी होती हैं, ठीक है। इंडिया की है ग्रीन वाटर नेवी। ग्रीन वाटर नेवी का मतलब है हम सिर्फ अपने रीजन में अपनी प्रेजेंस महसूस करवा सकते हैं, यानी कि इंडियन ओशन जो है उसमें हम डोमिनेंस बना सकते हैं। यानी कि लेट्स सपोज पाकिस्तान से वॉर होती है, हम पाकिस्तान को फुल ब्लॉकेड में लेके जा सकते हैं। ब्लॉकेड क्या होता है ये हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ब्लॉकेड्स क्या होते हैं और कैसे लगाए गए थे, मतलब हम ये वर्ल्ड हिस्ट्री में इनकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। ब्लॉकेड क्या होता है, नाम से क्लियर है, सोच के सर देखो। जब किसी कंट्री का ट्रेड सर हम बंद कर देते हैं। देखो ब्लॉकेड होता है कंट्री की सारी सप्लाइयां बंद कर देना। ज्यादातर कंट्रीज को सबसे, मतलब ब्लॉकेड में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, सारी कंट्रीज को जो तेल है वो ये मिडल ईस्ट या कहीं और से आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम कंट्रीज अपना कम प्रोड्यूस कर रही है, बाहर से ज्यादा ले रही है। तो जब तुम बाहर से ले रहे हो तुम्हारी डिपेंडेंस इसके ऊपर है। अगर तुम्हारी नेवी वो रास्ते बंद कर दे, किसी भी कार्गो शिप को अंदर ना जाने दे, तो पाकिस्तान के सारे टैंक ही खड़ जाएंगे, सारी एयरफोर्स उनकी ग्राउंड हो जाएगी, ठीक है। तो लिटरली उनकी आर्मी पैरालाइज है, मतलब पैदल ही सैनिक है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा साइकिल अरेंज कर ले और तो कुछ बचा ही नहीं। तो इंडिया में वो कैपेबिलिटी ये है कि हम अपने आसपास के देशों के ऊपर फुल डोमिनेंस बना सकते हैं, इंडियन ओशन के ऊपर डोमिनेंस बना सकते हैं। जो अपने रीजन में डोमिनेट कर सकता है उसे कहते हैं ग्रीन वाटर नेवी। जो पूरी दुनिया में कैपेबिलिटी होल्ड करे उसे कहेंगे ब्लू वाटर नेवी। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना सबको? यस सर। ठीक है। तो जैसे चाइना भी अभी एक ग्रीन वाटर नेवी ही है, पर वो धीरे धीरे ब्लू वाटर नेवी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ठीक सर है? जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज है वो तो कोई भी नेवी नहीं होगी, ना ग्रीन वाटर नेवी ना ब्लू वाटर नेवी। उनकी नेवी होती नहीं, उनकी सिर्फ एयरफोर्स होती है और आर्मी होती है। दुनिया में आर्मी से ज्यादा इस टाइम जो इंपॉर्टेंस मानी जाती है ना, वो नेवी और एयरफोर्स की मानी जाती है। क्योंकि इनके बगैर अगर किसी देश की कोई आर्मी है भी ना, उसे मिटाना बहुत आसान है, ठीक है, अगर तुम्हारी एयरफोर्स और नेवी स्ट्रांग नहीं है। तभी हमारी नेवी जो है, हमने पिछले 15-20 साल में हमने नेवी के ऊपर खर्चा तभी बढ़ा दिया है क्योंकि अगर हम अपने रूट्स सिक्योर नहीं कर पाएंगे, इंडिया को तो तेल ज्यादातर 80% तेल हम बाहर से मंगवाते हैं, अगर इंडिया अपने वो रूट सिक्योर नहीं कर पाएगा तो हमारे वॉर, लेट्स सपोज चाइना के साथ वॉर ही छिड़ जाती है, चाइना हमारे ऊपर ब्लॉकेड लगा गया, हमारे साथ भी तो वही होगा, हमारे टैंक एयरक्राफ्ट सब कुछ रुक जाएंगे। तो नेवी के ऊपर इन्वेस्ट करना इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद एयरफोर्स के ऊपर, और आर्मी की तो ऑब्वियसली उसके ऊपर तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि अल्टीमेटली जो रियल फाइट फेस करते हैं वो तो आर्मी ही करती है, बाकी सारे तो सपोर्टिंग एजेंट्स हैं। और आजकल जो मॉडर्न वॉरफेयर है
उसमें सपोर्टिंग एजेंट्स का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अभी जैसे थोड़े दिन पहले एक अखबार में चीज थी, अब इंडियन आर्मी DRDO ने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है और अब इंडियन आर्मी को सप्लाई करना शुरू करेगी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। क्योंकि अब जो तुम्हारी मॉडर्न प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, जैसे ये शुरू कहाँ से हुआ इशू, ये पाकिस्तान और पंजाब, ये जो एरिया है ना, पाकिस्तान सॉरी जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब जो पाकिस्तान को बॉर्डर करता है एरिया, और यहाँ पे फेंस है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान में स्मॉल साइज के जो ड्रोन्स हैं जो 100 किलो वेट तक उठा सकें, ठीक है, मैक्सिमम ये, इससे भी छोटे ड्रोन 20 किलो वाला ड्रोन भी यूज करता है। छोटे छोटे ड्रोन होते हैं तो इन्हें आंखों से स्पॉट करना कई बार मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तान अब इन्हें यूज करना शुरू कर रहा है इंडिया के अंदर, बॉर्डर के दूसरी साइड ड्रग्स फेंकने के लिए और वेपन्स फेंकने के लिए, ताकि इस साइड पे जो उनके एजेंट्स हैं वो आके ये दोनों चीजें उठा लें और इंडिया में सप्लाई करें। सर आज मॉर्निंग ही हो रहा था ना ये तो, ये हाँ वाली जी, न्यूज आज आ ही रही थी मॉर्निंग, मैंने देखा था ना टीवी पे, तो रात बोल रहे थे ऐसा हुआ है कुछ, ये ड्रोन देखा गया। ये थोड़े दिन पहले भी हुआ है, ये लगातार, हाँ ठीक है, हाँ तो ये क्या कहते हैं आपका, थोड़े दिन पहले भी हुआ है, पिछले महीने भी हुआ है, ये ना बहुत ही फ्रीक्वेंट चीज है। तो ये पाकिस्तान का लेटेस्ट टैक्टिक्स है इंडिया के अंदर ड्रग्स और वेपन्स फैलाने के, छोटे छोटे ड्रोन्स यूज करके वो करना। इसलिए अब जो बॉर्डर के ऊपर आपकी BSF है जैसे, और वहाँ पे आर्मी है जम्मू एंड कश्मीर में, उन्हें ये टेक्नोलॉजी सप्लाई की जाएगी। इवन जो आपके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट है, उन तीनों का जो सिक्योरिटी पैरामीटर होता है ना, उसके अंदर भी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जोड़ी जा रही है। क्योंकि सोच के देखो, इससे असैसिनेशन भी तो हो सकते हैं, किसी को मारने की कोशिश भी तो हो सकती है। तो इस कारण उनके जो कॉन्वॉय और पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसमें एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी अब जोड़ी जा रही है, ठीक है। तो मॉडर्न वॉरफेयर देखो, जहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं तुम्हें और बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। वन ऑफ द चैलेंज यही है जो दिख रहा है, ठीक है। ड्रोन्स के फायदे हैं तो नुकसान भी है, हम हमला करें तो फायदा है, दुश्मन हमला करे तो नुकसान भी है, ठीक है। अगला करंट अफेयर है स्टेट फ्लैग के ऊपर। बेसिकली नागालैंड स्टेट जो है आपकी, नागालैंड कहाँ पड़ती है? नॉर्थ ईस्ट में सर। नॉर्थ ईस्ट में। इसे कौन सी इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है, किस कंट्री की? म्यांमार सर। म्यांमार, चाइना की तो नहीं लगती? थोड़ी सी नहीं सर। नहीं लगती बिल्कुल, इसे सिर्फ म्यांमार की बॉर्डर लगती है। इंडियन स्टेट्स में से किसकी बॉर्डर लगती है नागालैंड को? सर मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश। देखो ये आपका नागालैंड है, इस साइड पे इंटरनेशनल बॉर्डर है म्यांमार के साथ, ठीक है। इसके ऊपर जो स्टेट है इंडिया की स्टेट, वो है अरुणाचल प्रदेश। इसके इस साइड पे जो स्टेट है वो है असम, और इसके जो नीचे स्टेट है वो है मणिपुर। हम जब भी टेररिज्म और इन सारी चीजों की डिस्टरबेंस की बात करते हैं, हमारे टॉपिक में जो स्टेट हमेशा रहती है वो है जम्मू एंड कश्मीर। देख लो ऐसा कोई नहीं, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर की हम बहुत बात करते हैं, पर एक्चुअली अगर तुम इंडिया की टेररिज्म कहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव है, अगर तुम उसका मैप स्टडी करोगे ना, और सबसे डेंजरस टेररिज्म कहाँ पे है, तो एक्चुअली नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा, उसमें भी नागालैंड एक हॉटस्पॉट है। नागालैंड काफी वायलेंट स्टेट मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पे वायलेंस कंट्रोल करना थोड़ा सा आजकल कम हुई है, पर जब भड़कती है तो अचानक ही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे होता क्या है, जब म्यांमार की, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर जुड़ती है, यहाँ पे ना फेंसिंग नहीं की हुई हमने, अब कर रहे हैं। पर फेंसिंग ना करने के कारण प्रॉब्लम क्या है कि आतंकवादी म्यांमार में जाके छुप जाते हैं, हमला करते हैं इंडिया में, वापस फिर से म्यांमार में भाग जाते हैं।
ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इशू है। तो उसमें से वन ऑफ दी मेजर जो टेररिस्ट ग्रुप है ना, उसने इस टाइम इंडिया के साथ एक तरह से सीज फायर की हुई है। सीज फायर क्या होती है? सर सीज फायर होता है दोनों तरफ से कोई फायरिंग नहीं होगी, जैसे इंडिया और पाकिस्तान ने एलओसी पे कर रखी थी। लड़ाई पॉज हुई है सर मतलब। मैं हूं? मुझे 1 मिनट। हाँ जी, तो मैं आपको समझा रहा था सीज फायर क्या होती है। सीज फायर क्या होता है कि दोनों साइड पे जो ग्रुप्स होते हैं वो ना लड़ना बंद कर देते हैं। उनमें अल्टीमेटली पीस एग्रीमेंट नहीं होता, वो बस ये कहते हैं कि अभी के लिए हम नहीं लड़ेंगे, ठीक है, फॉर दिस पॉइंट अभी के लिए हम नहीं लड़ेंगे, ठीक है, जब तक ये बात कर रहे हैं। तो वन ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप NSCI-IM, और दूसरा नागालैंड में ये ना पहले एक ही ग्रुप था NSCN, बाद में ये 2 में स्प्लिट हो गया, IM और दूसरा है NSCN के अभी भी इंडिया से वॉर पे है, वो अभी भी इंडिया में अटैक कर रहे हैं। IM हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हो गया, उनके साथ भी बातचीत चल रही है कि पीस रेजोल्यूशन हो जाए और वो भी पीसफुली इंडिया की पॉलिटिक्स में एंटर करें, ठीक है। तो वन ऑफ जो डिमांड जहां पे अटके हुए हैं, NSCN-IM चाहता है कि अगर आप शांति चाहते हो तो नागालैंड को एक तो सेपरेट फ्लैग बनाने दो हमारे नेशनल फ्लैग के अलावा, और दूसरा अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन रखने। तो हमारे नागालैंड के गवर्नर ने ये चीज बोली है कि ये दोनों चीजें ही नहीं हो सकती। इसमें एक चीज तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती, दूसरा हम तब भी एग्री कर जाए, वो है सेपरेट फ्लैग। उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन पहले जम्मू कश्मीर का भी अलग था, उसे खत्म कर दिया गया है, ठीक है, जो हमने 370 हटाया। 370 आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में था वो बेसिकली जम्मू कश्मीर को अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की परमिशन देता था। वो इसीलिए हमने खत्म किया ताकि जम्मू कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म हो जाए, नहीं तो जम्मू कश्मीर में सारे कानून ही बिल्कुल अलग थे, अब वहां पे हमारे वाले कानून ही। तो और जम्मू कश्मीर को देखते हुए ये जितने और सेपरेटिस्ट लोग थे ना, ये अपने अपने स्टेट के लिए अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन मांगते रहते थे, तो इसलिए हमने जो एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल ही खत्म कर दिया, ठीक है। तो सर सर हाँ जी, आर्टिकल 1 ਦੇ ਅਗੇਂस्ट ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ क्या चीज? ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਏਦਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੇ ਅਗਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੇ ਅਗੇਂस्ट ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखो एक चीज तुम्हें मैं प्रीलिम्स के लिए स्टेटमेंट के तौर पे बता दूं, एक मैं स्टेटमेंट लिखने लगा हूं, ये बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। गलत है सर। क्यों गलत है? गलत है सर आर्टिकल 371 के अंदर तो कुछ स्टेट्स को सर स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं ना। बिल्कुल, ये देखो ये जो चीज है ना, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इक्वल पे डबल हो गया इक्वल, हाँ। हमारे यहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ स्टेट्स को स्पेशल राइट्स, कुछ स्टेट्स और उनके अंदर के इलाकों को कुछ स्पेशल राइट्स देता है। जैसे कि ये लगा लो, जो इंडिया में ट्राइबल स्टेट्स हैं जहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं, उनके लिए 2 शेड्यूल बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन से 2 शेड्यूल है? शेड्यूल 5 और 6। 5 और 6 सर बनाए गए हैं बेसिकली, जो आपके शेड्यूल, जो ट्राइबल्स हैं, जो आज भी ट्राइब्स के तौर पे जंगलों में रहते हैं, उन्हें कुछ अलग से मिले। जिन्होंने अभी पॉलिटी नहीं पढ़ी है, ये बाद में आएगी, टेंशन मत लो, ये सारे शेड्यूल सब कुछ पढ़ेंगे। अभी के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसके अकॉर्डिंग समझो। देखो, एक तो हमने ट्राइबल्स को अलग से अफेयर दे दिया। अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 371 आज भी मौजूद है। 371 के ना बहुत सारे पार्ट हैं, ए बी, मतलब ये अलग अलग आर्टिकल है, ठीक है, FG H करके बथेरे आर्टिकल्स हैं। इसमें क्या है, जैसे हमने नागालैंड को कुछ अलग प्रोविजन दिए हैं, गुजरात और महाराष्ट्र जो मेन स्टेट्स हैं, इनमें कुछ अलग प्रोविजन दिए,
ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी स्टेट्स वैसे भी बराबर स्टेटस नहीं होल्ड करती। हमने क्या किया, देखो एक तो है जो लवप्रीत तुम बात कर रहे हो ना, वो सरकार एक्चुअली बहुत जगह कोशिश करती है और वो एक्चुअली पॉलिसी बहुत गलत है। इस पॉलिसी को कहते हैं वन शू फिट्स ऑल पॉलिसी। अब एक चीज बताओ, जनरल फैमिली का एग्जांपल ले लो, फैमिली में एक कोई नया फुटवेयर आया है, क्या सारा परिवार सेम फुटवेयर साइज सबका सेम होगा पैर का? चलो चॉइस छोड़ दो, जेंडर छोड़ दो, यूनिसेक्सुअल है, दोनों डाल सकते हैं, ठीक है, क्या हर कोई डाल सकता है सेम शू? नहीं डाल सकता ना। तो हर जगह हर चीज की कंडीशन अलग होती है। पहले तो चलो शू के अकॉर्डिंग अगर बात करें, पहले तो जेंडर अलग अलग हो गए, उसके बाद अपना अपना टेस्ट हो गया, ठीक है, किसी को कोई रंग पसंद है किसी को नहीं है, उसके बाद साइज सबसे बड़ा इशू है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, अब जब तुमने इंडिया को जोड़ के रखना है, तुम सबके लिए सेम चीज नहीं बना के रख सकते। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को पता था, उन्होंने इसीलिए थोड़ी थोड़ी वेरिएशन हर एक के लिए क्रिएट की है। जो स्टेट्स में मतलब जरूरतें थी उनके लिए वो चीज अलग से क्रिएट की गई है, ताकि वो उन्हें अलग नाम महसूस हो। क्लियर है? ਬਟ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਨਡਿਸਟਰਕਟੇਬਲ ਸਟੇਟਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ नहीं ਇੱਕ तो ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਣ ਗਈ। अलग कैसे बन गई? जम्मू कश्मीर भी तो इंडिया में एग्जिस्ट करेगी, और इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स नहीं है, यूनियन इनडिस्ट्रक्टिबल है, इंडिया नहीं टूटेगा। स्टेट्स को जितने मर्जी हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, सेंटर की सरकार की मर्जी है। आज मध्य प्रदेश इतनी बड़ी स्टेट है, कल सेंटर की सरकार चाहे इसके 8 हिस्से कर दे, कोई नहीं रोक सकता सेंटर की सरकार, ठीक है। यूनियन इंडिया नहीं टूटेगा। तो इंडिया से नागालैंड अलग थोड़ी हो रहा है, वो कह रहे हैं इंडिया के बीच में ही हमें अलग से फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, जैसे आपने जम्मू कश्मीर को अलाउ किया। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन तो कभी नहीं बनाने देंगे, पर जो फ्लैग का इश्यू है ना, हमारे इंडिया में स्टेट्स को अलग फ्लैग बनाने पे कोई मनाही नहीं है। इवन कुछ स्टेट जैसे कर्नाटका हो गया, कर्नाटका का अपना खुद का फ्लैग एग्जिस्ट करता है। अब इसमें कंडीशन क्या लगती है, ये बेसिकली ना आपके केस सुनवाई पे गया था, आपको प्रीलिम से पूछा भी जा सकता है, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि किसी स्टेट के ऊपर कोई रोक नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो अपने स्टेट अपना खुद का फ्लैग बना सके। कंडीशन क्या है कि जो स्टेट का फ्लैग होगा वो कभी भी नेशनल फ्लैग को डिसऑनर ना करे। डिसऑनर करने का क्या मतलब है? देखो, जहां पे अब तुमने स्टेट का फ्लैग लगाया है, इससे ऊपर की हाइट पे नेशनल फ्लैग होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो हर स्टेट अपना खुद का फ्लैग बना सकती है, पर उससे ऊपर नेशनल फ्लैग लगा होना चाहिए, उससे ऊपर वाले पोल पे। तो ऐसे तुम बैलेंस करोगे, नेशनल फ्लैग को डिसऑनर नहीं कर सकते, ठीक है। ਸਰ जैसे ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਉਣਾ मतलब? अरे कभी मल्टीपल झंडे एक साथ लगे नहीं देखे हुए? ये पोल ही होते हैं, ਹਾਂਜੀ उससे ਠੀਕ ਹੈ ऊंचा ਠੀਕ ਹੈ पोल ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ, ऊंचे पोल के ऊपर लगा दो उसे, वो उससे ऊपर फ्लाई करे, ठीक है, स्टेट का फ्लैग उससे नीचे होगा। जो हमारा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया भी है, जो तुम्हें मना करता है, तुम्हें पता है, जो तुम 26 जनवरी या 15 अगस्त को स्कूल में वो जो झंडे लेके जाते थे उसके बाद जमीन पे वहीं फेंक के आते थे ना, तुम्हें एक्चुअली जेल में फेंका जा सकता था उसके लिए। क्राइम है इंडिया में अगर फ्लैग जमीन को भी टच करता है जब तुम्हारे हाथ में, ठीक ਬਟ है। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ओरिजिनल नहीं ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। वो ओरिजिनल नहीं माना जाता, मैं जनरली रेफर कर रहा हूँ। अगर तुम बिल्कुल ओरिजिनल 28 स्पोक्स के साथ बना के जाओगे, 28 होता है 24 होते हैं 28 होता है 24 होते हैं 24 होते हैं सर। 24 होते हैं, चलो मैं कंफ्यूज हो गया। 24 जो स्पोक्स हैं, ठीक है, अगर वो वाला फ्लैग बच्चे हाथ से तो ड्रॉ करते थे, अगर वो 24 फ्लैग को तुम नीचे, स्पोक्स वाले फ्लैग को तुम नीचे टच कराते हो तुम क्राइम कर रहे हो। अमेरिका में इसकी भी फ्रीडम है। अगर मैं अमेरिका का एग्जांपल दूं, अमेरिका में तुम लिटरली उनके झंडे को आग भी लगा सकते हो,
ठीक है, अगर तुम मतलब उनके प्रोटेस्ट में क्या होता है, जब वो अपनी सरकार के अगेंस्ट खुश नहीं होते वो झंडे को भी आग लगाते हैं, व्हाइट हाउस के आगे लगाते हैं। हमारे यहाँ पे फ्लैग, एम्बलम, नेशनल एंथम, इन तीनों को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। क्या तुम नेशनल सॉन्ग को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो? इंडिया का नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम सर। वंदे मातरम, वो इंडिया का नेशनल सॉन्ग है। ठीक है, हैदराबाद का पता नहीं, अभी मैंने नहीं पढ़ी। ठीक है, बता दूंगा कोई नहीं। तो स्टेट्स अपने फ्लैग होल्ड कर सकते हैं, मेरा बस ये आपको इसमें बताने का वो था। ठीक है, सर कोई परमिशन कौन देगा? किसी किसी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हर स्टेट अपना खुद का फ्लैग बना सकती है, पर नहीं कंडीशन सर, स्टेट के अंदर परमिशन कौन देगा? ऐसे तो सर कोई भी अलग अलग बना के। नहीं, गवर्नर। पहले क्या करते हैं, होता क्या है, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कैसे होता है? कर्नाटका का एग्जांपल देता हूँ। कर्नाटका ने 2 साल पहले ही अपना फ्लैग अडॉप्ट किया। हाँ, 2 साल पहले, 2018 में। पहले जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हर स्टेट की जो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो रेजोल्यूशन पास करती है कि हम अपना अलग फ्लैग बनाना चाहते हैं। उसके बाद गवर्नर अप्रूवल देता है और वो फिर फ्लैग एग्जिस्टेंस में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब थर्ड है बुद्धिस्ट फिलॉसफी के ऊपर आपका करंट अफेयर। तो बुद्धा जो आपके थे, उनकी एक फिलॉसफी यहाँ पे जो खास बात करने वाली है वो है मिडिल वे। बुद्धा ने पूरी लाइफ एक चीज को, जैसे हम जैनिज्म और बुद्धिज्म में कंपेयर करते हैं ना, जैनिज्म एक्सट्रीम प्रैक्टिस करने को कहता है, भूखे रहो, कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करनी, कुछ नहीं करना, एक्सट्रीमिज्म की तरफ है। बुद्धा जो था, बुद्धा ने एक लाइफ को बैलेंस करना सिखाया। ये मिडिल वे तुम बहुत जगह तुम यूज कर सकते हो। इवन जो इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिसी है ना, इंटरनेशनल रिलेशन का कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, इंडिया अपने फॉरेन रिलेशंस में भी जो पॉलिसी फॉलो करता है वो मिडिल पाथ की करता है। हम ना ईरान की साइड है, ना सऊदी अरेबिया की साइड है, हम ना यूएसए की साइड है, ना रशिया की साइड है, ना यूएसए की साइड है, ना चाइना की साइड है। हम मिडिल पाथ फॉलो करेंगे। किसी से मतलब बुद्धा का मिडिल पाथ क्या था, फिलॉसफी क्या है, ये लाइफ के लिए वैसे भी बहुत जरूरी है। ठीक है, कि तुम्हें अगर लाइफ में अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन चाहिए अपनी खुद की, तो ऑलवेज फॉलो अ मिडिल पाथ। मिडिल पाथ में क्या होगा कि लेट्स सपोज तुम्हें लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब आज कोई बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज आई, तो ऐसा नहीं कि सेलिब्रेशन के मारे पागल ही हो जाओ, रुक ही नहीं रही सेलिब्रेशन, खुश हो, अच्छी बात है, पर एक लिमिट तक। दूसरी साइड पे लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, कोई फेलियर आ गया, कुछ भी आ गया, तो इतने भी दुखी ना हो कि लाइफ से होप ही छोड़ दो। कोई भी चीज, ये तो तुमने वैसे भी सुनी होगी, कोई भी चीज, ना खुशी ना गम, कभी परमानेंट नहीं। तो बुद्धा ने कहा है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें दुख लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट ना करे, तो ज्यादा सुख भी मत बनाओ, मिडल पाथ में रहो। सुख के टाइम ज्यादा भी खुश नहीं हो जाना, तो दुख के टाइम तुम अपने आप कम दुखी हो। यही सेंट्रिस्ट पॉलिसी है जो इंडिया अपने इंटरनेशनल रिलेशन में फॉलो करता है। हम किसी भी एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी तो हमने इसलिए यूज की ना, हमने सोवियत यूनियन को ज्वाइन किया ना यूएसए को ज्वाइन। तो इंडिया की फिलॉसफी में ये चीज दिखती है, हम किसी भी एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं जाते, दोनों एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना है और सेंट्रल पाथ फॉलो करना है। ये है बुद्धा का मिडिल पाथ या मिडिल वे कह लो। ठीक है, यही तुम्हें लाइफ के निर्माण की तरफ लेके जाएगा। ठीक है सर, हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਜਿਹਦਾ ਥੀਏਟਰਸ 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ 'ਚ, ਬਟ ਸਰ ਵੈਸੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਸੀ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ? थिएटर्स में अभी भी नेशनल एंथम चलता है, ऐसा नहीं है कि बैन सर हो गया। यूपी महाराष्ट्र वगैरह ने तो बंद कर दिता ना। नहीं। होता क्या है कि पहले हर थिएटर वाले अपनी खुद की वीडियो चलाते थे, कोई आर्मी को दिखा रहा होता था, कुछ दिखा रहा होता था। अब सिर्फ एक प्लेन वीडियो चलती है जिसमें सिर्फ फ्लैग होता है और उसमें नेशनल एंथम होता है।
किसी ने बैन नहीं लगाया नेशनल एंथम के ऊपर और ना लगा सकता है, बल्कि ये आपके पर सर अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा, जैसे कोई ना ही खड़ा हुआ, तो उसके ऊपर तो एक्शन लिया जा सकता है ना? हाँ जी बिल्कुल, अगर कोई नेशनल एंथम के टाइम ना खड़ा हो, बहुत सारे छोटे छोटे से रूल्स हैं, खैर अल्टीमेटली सारे के सारे फॉलो नहीं होते, पर रूल्स बहुत सारे हैं। जैसे कि नेशनल एंथम ना बोलने का, जो पूरा गाने का नेशनल एंथम का ना एक पीरियड है, इतने टाइम में खत्म हो जाना चाहिए। अगर तुम उससे ज्यादा गाते हो तो भी क्राइम है। ठीक है, तो ये केस अमिताभ बच्चन के खिलाफ लगा था, जिसने बड़े आराम आराम से गाया। और अब बंदे की मर्जी है, अगला फील से गाना चाहता है तो गाने दो, तुम्हारे क्या जा रहा है। ये तो इनटॉलरेंट बिहेवियर है। ਬਟ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਥੀਏਟਰਸ ਵਿੱਚ। नहीं कंपल्सरी नहीं है, पर हर थिएटर करता है ये, क्योंकि जो आपका सर्टिफिकेशन बोर्ड है ना, उसने किया हुआ है कि आप प्ले करो। ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੈਸੇ? नेशनलिज्म के गाना, लोगों में देशभक्ति। इंडिया में एक्चुअली क्या कहते हैं, ये हमारे रिकॉर्ड शो करते हैं। अगर तुम एक आम आदमी को ये भी बोलोगे ना पूरा नेशनल एंथम गा के सुनाओ, क्योंकि नेशनल एंथम भी नहीं प्रॉपरली आता, और है ना उसमें सर? भी जैसे वर्ड्स जो नहीं आते। सर जैसे बोर्ड है, वो भी तो परमिशन ली होगी ना उन्होंने भी, जैसे ये करने से पहले, कंपलसरी करने से पहले। नहीं नहीं, तो बोर्ड तो खुद ही रेगुलेटरी बॉडी, नहीं, उनकी तो जैसे आप बोल रहे हैं जैसे सर्टिफिकेशन जैसे जो भी है सर, ये एग्जैक्टली पार्लियामेंट में पूरी होता है ये जो भी डिस्कशन इसके बारे में? नहीं 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 नहीं, हर एक चीज की रेगुलेटरी बॉडीज है। देखो आपके इंडिया में, आपकी फिल्म में आपने सुना होगा, जो भी जैसे कई बार सीन काटे जाते हैं, या उन्हें बोला जाता है ये चीज दोबारा से रिकॉर्ड करो, एक से रिलीजन, या कई बार मूवीज के ऊपर ही बैन लग जाता है। ठीक है, ये जो बैन लगाते हैं या सीन्स कट करने को बोलते हैं, कुछ भी करने को बोलते हैं, ये आपका बेसिकली इसका सेंसर बोर्ड है, वो करने को बोलते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो सर्टिफिकेशन मिलती है। मूवीज के स्टार्टिंग में देखा होगा UAA। ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट, बिल्कुल वो एज के अकॉर्डिंग जो सर्टिफिकेशन दी है, वो इसी अकॉर्डिंग दी होती है। ठीक है, उन्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, उनके पास पहले से ये पावर्स है कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके बेसिक आज के करंट अफेयर्स।